तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगले टॉपिक की तरफ, यानी अगले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पहले हमने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था। अब हम इस टॉपिक में हम लोग केवल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे कुल कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमको और आपको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको और आपको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे और आपके बॉडी में जाकर के बीमारी को जन्म देते हैं, ऐसे हार्मफुल माइक्रोबैक्टीरिया को हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। यहाँ पे लिखिए, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये पैथोजन है, तो ये बैक्टीरिया है, तो आखिर ये आपकी बॉडी में इंटर कैसे करता है? तो देखिए, पैथोजन कोई भी जब आपकी बॉडी में इंटर करता है तो वो इन 4 माध्यम से ही वो आपकी बॉडी में इंटर करता है। कॉन्टैक्ट, यानी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो आपने उसको छू दिया तो उससे वो बीमारी आपकी बॉडी में आ जाएगी। एयर, हवा के माध्यम से, जैसे किसी व्यक्ति को कोई, जैसे कोरोना ही है, और आपने देखा होगा कि समाचार पत्र में आपने देखा होगा कि जिनको कोरोना हो जाता है तो उनको छींक, सर्दी, नाक बहना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो वो अगर उस इन्वायरमेंट में छींक दें तो उस छींक के माध्यम से हजारों पैथोजन हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। और अगर आप उस कंडीशन में अगर आप वहाँ पे एयर इनसक कर लिए हैं तो वो आपके सीधे ब्रोंकस में एंट्री कर जाएगा, यानी आपके लंग्स में एंट्री कर जाएगा और वो वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा। तो एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, अगर मान लीजिए कोई पैथोजन या बैक्टीरिया पानी के अंदर चला गया और वो पानी हजारों लाखों लोग पी लिए तो उनको भी क्या हो जाएगा? बीमार बना देगा। फूड, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसने खाना खाया और उसकी थाली में किसी ने और खा लिया तो ये बीमारी उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी पैथोजन जब बॉडी में एंट्री करती है तो इन्हीं 4 माध्यम से क्या करती है? एंट्री करती है। तो आइए हम लोग अब अगला टॉपिक पर, कम्युनिकेबल डिजीज़। आज हम लोग इसी के दौर में गुजर रहे हैं कि कम्युनिटी में जो बीमारी फैलती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, यानी जो बीमारियाँ बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल जाती हैं। तो क्या है? द डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर बाई कॉन्टैक्ट, एयर, वाटर एंड फूड। यानी अगर किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो बीमारी दूसरे व्यक्ति में हवा द्वारा, कॉन्टैक्ट द्वारा, पानी द्वारा और फूड द्वारा फैल रहा है तो ऐसे सभी बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यानी ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं, शुद्ध अपनी भाषा में कहते हैं, छुआछूत की रोग। अब क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कितनी बीमारियां जो छुआछूत के रोग हो सकते हैं? तो देखिए, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, मैंने कोरोना का भी नाम लिख दिया, चिकन पॉक्स भी है, कई सारी बीमारियां हैं। तो ये सब जो केवल टच करने के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करते हैं? फैल जाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं डेंजरस, इसका क्या नाम है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर। अब आप कहेंगे सर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को कहते हैं डिजीज कैरियर, यानी जो खुद बीमारी तो नहीं फैलाता लेकिन वो बीमारी को फैलाने के फैक्टर्स को धारण करता, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो देखिए, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट काज्ड डिजीज, जो खुद बीमारी काज नहीं करते हैं बट वर्क एज कैरियर ऑफ डिजीज, लेकिन डिजीज की कैरियर का वर्क करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आतंकवादी अगर पैथोजन मान लिए, और अगर आतंकवादी किसी कार से किसी एक जगह से दूसरे जगह पे आ रहे हैं तो वो कार क्या कहलाएगा? कैरियर कहलाएगा। तो वो खुद कार तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन अगर वो कार से कहीं जाकर कहीं पर अटैक करते हैं तो कार भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अगर उसके पास कार नहीं होता तो वहाँ कैसे जाता? उसी तरह से कि वेक्टर वो होते हैं जो खुद बीमारी नहीं फैलाते हैं, बीमारी नहीं करते हैं, लेकिन वो बीमारी के लिए एक कैरियर्स का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई, आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, हाउस फ्लाई बीमारियाँ फैलाती। कौन सी बीमारी फैलाती? कॉलरा। मॉस्किटो से 2 बीमारियाँ फैलती है, एक फैलती है मलेरिया और दूसरा है एलिफेंटाइसिस। अब आप कहते हैं एलिफेंटाइसिस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव में या कुछ लोगों को जिनके पांव बिल्कुल हाथी जैसे सूज जाते हैं, तो वो जो हाथी जैसे सूज जाते हैं तो एक्चुअल में किसके द्वारा होता है? एलिफेंटाइसिस। ये भी मॉस्किटो द्वारा होता है। रैट से कौन सी बीमारी फैलती है? प्लेग फैलता है।
और सीप से कौन सी बीमारी फैलती है? इनसे एंथ्रेक्स फैलता है। तो ये सब हो गए वेक्टर्स के बारे में जो इतने सारे बीमारियों को फैलाते हैं। तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिजीज काज्ड इन प्लांट। यानी जरूरी नहीं कि प्लांट केवल पैथोजन जो होते हैं वो केवल इंसानों के या ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही केवल नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वो प्लांट को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, नेम ऑफ डिजीज, डिजीज़ का क्या नाम है, टाइप ऑफ पैथोजन मतलब वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है, और ये क्या है, प्लांट, वो कौन सा प्लांट है। जैसे सबसे पहले बीमारी का नाम है सिट्रस कैंकर। ये नींबू की प्रजाति में होने वाली बीमारी का नाम है सिट्रस कैंकर। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? सभी सिट्रस प्लांट, इसमें जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, ये सब सभी प्लांट इसके आ जाते हैं। तीसरा इनको सिट्रस प्लांट कहते हैं। अगला है रस्ट ऑफ व्हीट। आप लोगों ने देखा होगा अगर गेहूं में एक काले काले रंग के धारियां पड़े उसकी पत्तियों में पड़ जाती हैं, चीतीदार पत्तियां पड़ जाती हैं, इसमें तो उसको कहते हैं रस्ट। रस्ट मतलब जैसे आयरन का रस्ट होता है, तो इसमें तो रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। ये जितने भी रस्ट ऑफ व्हीट होते हैं किसके द्वारा फैलते हैं? फंगस द्वारा फैलते हैं। कौन से प्लांट में? व्हीट के प्लांट में। उसके बाद हम तीसरा जो है टबैको मोज़ेक। तंबाकू की पत्तियों पर कुछ भी एक चितकबरीदार धारियां पड़ जाती हैं, उन चितकबरीदार धारियों को मोज़ेक कहते हैं। ये एक वायरस द्वारा बीमारी फैलती है और प्लांट का क्या नाम होता है? टबैको यानी तंबाकू। उसके बाद अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आपने देखा होगा बच्चों, गर्मी के दिनों में अगर कोई खाना कुछ लंबे समय तक अगर किसी नमी वाले एरिया में रख दिया जाता तो उसके अंदर विशेष प्रकार की स्मेल आ जाता। अगर गलती से अगर आप उस फूड को खा लेते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और ये जो फूड पॉइजनिंग होती है एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसका नाम है क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम। ये बैक्टीरिया है यही जो उस वक्त खाने को क्या कर देती? खराब कर देती है। और कभी कभी जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती थी ये पेट में अल्सर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको फूड प्रिजर्व करना हो तो आप कौन कौन से मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें कुल इतने 6 मेथड दिए गए हैं। ये सभी 6 मेथड फूड प्रिजर्वेशन में बड़े अच्छे काम आते हैं। सबसे पहले है हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। आपने देखा होगा घर पे लोग अचार बनाते हैं और जब भी अचार बनता है तो उसमें जो नमक होता है वो सामान्य सब्जियों की तुलना में उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाला जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि आखिर अचार में नमक इतना ज़्यादा क्यों डाला जाता है। रीज़न ये है कि जब आपके अचार में नमक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये बैक्टीरिया के अंदर से रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर की जो पानी होती है वो बाहर निकल जाती है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है? निल हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपका फूड ख़राब नहीं कर सकता। तो इस नाते अगर हम साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो वो सभी बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर से पानी को विड्रॉ कर देता है। इस नाते आपका खाना ख़राब होने से बच जाएगा। दूसरा है टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जब आप किसी फूड आर्टिकल्स में टर्मरिक यूज करते हैं तो वो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को आपके फूड के अंदर जाने से रोकता है। और जाहिर सी बात है जब फूड के अंदर नहीं जाएगा तो जो बैक्टीरिया होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता तो आपका फूड खराब नहीं हो सकता। उसके अलावा ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का भी होता है, ये बैक्टीरिया को खुद भी मार सकता है। तीसरा है कॉन्सनट्रेटेड साल्ट, कॉन्सनट्रेटेड शुगर। आपने तो देखा होगा कि मम्मी लोग जो घर में मुरब्बा बनाती हैं या फिर स्वीट पिकल्स बनाती हैं, मीठी अचार बनाते हैं, तो उसमें चीनी का पाक चढ़ा करके उसमें अचार को आम को डाल दिया जाता है। इसके वजह रीजन ये होता है वही काम हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो काम करता है वही ये भी काम करता है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर से पानी को विड्रॉ कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर देगा। बाई ऑयल, आपने देखा जब भी अचार बनता है तो उसमें तेल खूब अच्छी मात्रा में तेल में डुबा करके बनाया जाता है। रीज़न क्या है कि जहाँ पर ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और बैक्टीरिया एंट्री दोनों को क्या कर देता है? अपने सरफेस पे केवल रोक लेता है और वो बैक्टीरिया उसके अंदर जा नहीं सकता, जिसकी वजह से आपका फूड आर्टिकल ख़राब होने में लंबा समय ले लेता है। बाय विनेगर, विनेगर क्यों? विनेगर पीएच को कंसंट्रेट माने पीएच को रिप्रेजेंट करता है। पीएच मतलब होता है खट्टेपन को। अगर किसी सॉल्यूशन में या किसी विनेगर में
अचार में अगर विनेगर की मात्रा ज़्यादा डाल देती हैं तो वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है खट्टेपन की वजह से। और तीसरा है, लास्ट है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या होता है, आपने देखा मार्केट से जो पराग वराग के जो दूध आते हैं उस दूध को क्या किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर, तब दूध का टेम्परेचर कितना कर 70 डिग्री से, और कितने सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर। और जब वो गर्म हो जाता है तो तुरंत उसको क्या कर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज कर देते हैं। तो अचानक से हुए दूध में इस टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बैक्टीरिया अपने बॉडी को चेंज नहीं कर पाता और वो तुरंत मर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन। तो इस प्रकार से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों का ये अगला टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ये नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे आप इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर बनाया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में करीब 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे आउटर मोस्ट लेयर में मौजूद है। अब होता ये है कि ये जब 78% है तो उस इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हवा से सीधे नाइट्रोजन को रिसीव करके किसको दे देते हैं, प्लांट को दे देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर राइजोबियम और नॉस्टॉक, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो हवा में नाइट्रोजन खींचते हैं और उसको मिट्टी के लिए नाइट्रेट बनाते हैं। तो हवा के नाइट्रोजन को सीधे ज़मीन में, नाइट्रेट इन सॉइल में सीधे ट्रांसफ़र करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो अगर हवा इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को ज़मीन में नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर ज़मीन के नाइट्रेट को सीधे नाइट्रोजन में तोड़ा जाता है इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल में है एजिटोबैक्टर, ये सब बैक्टीरिया हैं, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, नॉस्टॉक, ये सब बैक्टीरिया हैं। और कुछ बैक्टीरिया, ये अगर आपके खेतों में ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है तब आपके खेत बहुत जल्दी बंजर हो जाएंगे। अगर आपके खेत में ये वाले बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें खाद कम ही डालिए, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरल खाद की तरह से वो वर्क करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अगला पॉइंट देखिए, जब नाइट्रेट ज़मीन में आ जाता है तो उस नाइट्रेट को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट। प्लांट क्यों नाइट्रेट लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो जब प्लांट ज़मीन से नाइट्रेट ले लेगा तो प्लांट ग्रो करेगा, फल फ्रूट्स के रूप में कुछ न कुछ बनाएगा, तो उसको कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। और जब एनिमल खाएगा तो एक समय आएगा कि एनिमल अपनी लाइफ को पूरा करते कहाँ चला जाएगा, परलोक सिधार जाएगा। तो एनिमल और प्लांट जब दोनों डेड हो जाते हैं तो ये डेड डिकम्पोज हो जाते हैं। और जब ये डेड डिकम्पोज हो जाते हैं तो एनिमल के बॉडी को डिकम्पोज करके वापस खाद में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस निकलती है। अब फिर जैसे ये खाद में कन्वर्ट होते हैं तो वापस इस खाद को बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फिर से प्लांट रिसीव करते रहते हैं। फिर आपने देखा होगा बरसात के दिनों में आकाश में बहुत ज़बरदस्त लाइटनिंग चमकती है। तो क्वेश्चन तो वो लाइटनिंग क्या करती है, तो देखिए लाइटनिंग जब चमकती है तो वो हवा में उपस्थित नाइट्रोजन, पानी और ऑक्सीजन को कंबाइन कर देता और बनाता क्या है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3। और जब ये नाइट्रिक एसिड पानी के साथ ज़मीन पर बरसता है तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में। और इस प्रकार से ये नाइट्रोजन साइकिल लगातार चलता रहता है। तो बच्चों, आपके साइंस के सेकंड चैप्टर में बस इतना ही सब कुछ था। इसको पढ़ लीजिए और पढ़ करके समझ लीजिए। आपको जैसा भी लगेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।